कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर संतोष आशीष, जो कि सहायक निदेशक हैं केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर संतोष आशीष, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर संतोष, हम जानना चाहेंगे, जब हम रचना की बात करते हैं तो रचना में सौंदर्य दिखाई देता है। स्त्री स्वयं में प्रकृति की एक रचना है, तो आप क्या कहेंगी? अगर हम सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य क्या है? सौंदर्य किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी चीज को देखकर जब हमारे हृदय में रस का संचार होता है तो उसे सौंदर्य कहते हैं। ये एक आम भाषा की बात हम करते हैं। अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। एक हमारे दार्शनिक हैं फेकनर, उनका कहना है कि इस सृष्टि की रचयिता ईश्वर हैं। कोई भी चीज कुरूप हो ही नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर ने कुछ भी चीज कुरूप बनाई ही नहीं है। कोई भी एक चीज आपके लिए सुंदर है और हमारे लिए नहीं है, लेकिन अगले ही पल में वो हमारे लिए सुंदर है, आपके लिए नहीं है। क्योंकि सुंदरता जो है वो हमारी कल्पना, हमारी अनुभूति पर आधारित होती है और वो कभी स्थिर नहीं होती। वो हमारी चेतना, हमारी सक्रियता के साथ बदलती रहती है। तो स्त्री, जैसा आपने कहा, रचना तो अगर हम एक खूबसूरत पेड़ को भी देखते हैं तो वो भी एक रचना है कुदरत की, और हम उसको किस नजरिए से देखते हैं उस पर सुंदरता आधारित होती है। और दूसरी बात हम कहें तो सुंदरता आप किसी को अनुभव नहीं करा सकते, देखने वाले को भी अनुभूति स्वयं करनी होती है, तभी सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं कि मानव और उसमें भी स्त्री ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। बिल्कुल है। अब बात करते हैं कि हमारी जितनी भी कलाएं हैं, खास तौर से हम नृत्य की बात करें, हम संगीत की बात करें, हम चित्रकारी की बात करें, और भी तमाम विधाएं हैं, इसमें सौंदर्य हमें दिखाई देता है। वो स्वतः भी हो सकता है और मानव द्वारा निर्मित भी हो सकता है। जहाँ तक नृत्य की बात करते हैं, क्योंकि आप नृत्य के क्षेत्र से आती हैं, ये मानवीय अभिव्यक्ति का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, हम कह सकते हैं रसमय प्रदर्शन है। बिल्कुल। आप नृत्य को किस रूप में लेती हैं? देखिए, नृत्य भी अपने आप में रचना तो है ही। जैसे हम रचना की बात कर रहे हैं, नृत्य सबसे सरल माध्यम है किसी भी बात को अभिव्यक्त करने का। आप कम शब्दों में कितना ज्यादा अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक, ये सिर्फ 5 शब्द हैं, लेकिन 5 शब्दों के लिए आपको 5 मूवमेंट करने की जरूरत नहीं होती। आप हाथ उठाएंगे तो सुबह हो जाएगी, और हाथ झुकाएंगे तो शाम हो जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि आंगिक क्रियाओं से भी हम नृत्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल, आंगिक है, आपके भाव प्रदर्शन है, आपका नृत्य प्रदर्शन है। आंगिक और वाचिक दोनों इसमें बहुत महत्व रखते हैं। हमारे यदि पुराणों की बात की जाए तो पुराणों में कहा गया है कि ये ईश्वर प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन है, परमानंद प्राप्ति का। बिल्कुल, ये साधना आप कह सकते हैं इसे। जी। तो आज जब हम देख रहे हैं कि चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, और अब उत्सव प्रिय तो है ही हमारी भारतीय जनता, और खास तौर से यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हम उत्सव प्रिय हैं। हम त्योहारों को मनाते हैं, हम खुश होते हैं और नृत्य करते हैं। आप किस क्षेत्र से आती हैं, और जब आप उत्तराखंड के नृत्यों के साथ वहाँ की तुलना करती हैं तो क्या अंतर पाती हैं? देखिए, मैं मूलतः राजस्थान की हूँ, तो राजस्थान की संस्कृति तो अपने आप में बहुत समृद्ध मानी जाती है, सभी जानते हैं। और वहाँ का कोई भी लोक नृत्य आप देख लीजिए, लोक नृत्य आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से से ले लीजिए, चूंकि लोक नृत्य अपने आप में उस मिट्टी से जुड़े होते हैं, और यही कारण है कि मनुष्य उस लोक नृत्यों से या लोक गीतों से बहुत जल्दी अपने आप को आत्मसात कर लेता है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी मुझे 23 साल हो गए हैं, और अब तो ये अपना ही शहर है। और यहाँ की जो मधुरता है और जो सबसे सादगी जो यहाँ के नृत्यों में और गीतों में मिलती है, उसकी सौंदर्य अपने आप में अपना अलग महत्व रखती है। नृत्य की रचना में मैं आपको बताऊंगी, 3 रचनाकार इसमें शामिल हो जाते हैं। एक तो वो जिसने गीत को लिखा है, और एक वो जो गीत के संगीत को रच रहा है, वो भी रचनाकार है, और तीसरा वो जिसने उस नृत्य के कोरियोग्राफी, उसकी संरचना की है। तो 3 रचनाकार है, और हकीकत में चौथा रचनाकार वो भी है जो उसको देखकर उस सौंदर्य को अनुभूत कर रहा है। तो हर व्यक्ति रचनाकार है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड का जो संगीत है, हमारा जो लोक नृत्य है, वो निश्चित तौर पर लोगों को प्रभावित करते हैं। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो जनजातीय नृत्य है, कालबेलियाई है, घूमर है, भवाई है, तेरह ताली है जी। और अब जो हमारी फिल्में हैं बॉलीवुड की, उसमें कहीं ना कहीं जब लोक नृत्यों की बात होती है तो एक आवश्यक अंग हो गया है राजस्थानी लोक नृत्य, और वो बहुत ज्यादा प्रचलित भी हो जाते हैं, लोकप्रिय भी हो जाते हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे? उसके एक तो मुख्य कारण ये होता है कि वहाँ की भाषा बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, ये बहुत मुख्य कारण है। और दूसरा,
वहाँ की जो धुनें हैं, वहाँ का जो इतिहास रहा है पुराना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि आप अगर युद्ध के समय का देख लीजिए तो वहाँ पर आपको युद्ध स्तर के नृत्य मिल जाएंगे, आपको गरासिया नृत्य मिलेगा। जब हम युद्ध में जब जाते थे तो वहाँ पर एक टोली हुआ करती थी जो उनको जोश दिलाने के लिए नृत्य करती थी शाम के समय पर, उसे गरासिया नृत्य कहते हैं। तो इस प्रकार के नृत्य भी वहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पर हर एक छोटी छोटी बातों के लिए एक अलग नृत्य है। पनिहारी नृत्य है, बाजूबंद नृत्य है, ढोल नृत्य है, आप जैसे कहना चाहिए कि विरहा नृत्य है, श्रृंगार, हर एक पल का आपको, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जब कभी वहाँ पर विवाह होते हैं, मैंने इतने राज्य देखे हैं, लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ की ऐसी कोई प्रथा, ऐसी कोई रीति नहीं है जिसका एक अलग गीत नहीं है। यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो आप जैसे कह रही हैं तो छोलिया नृत्य आपने देखे? बिल्कुल, छोलिया की अगर वेशभूषा ही देख के, जैसे आपने अभी कहा कि घूमर में अगर हम एक मूवमेंट लेते हैं तो देखने वाला बता देगा कि ये राजस्थान है। वहीं पर छोलिया अपने आप में एक पहचान रखता है कि उसकी वेशभूषा देखकर ही लोग बता देते हैं कि उत्तराखंड का छोलिया नृत्य है। जी, हम थड़िया की बात करें, चौफला की बात करें, और कुमाऊं में छपेली आप रही हैं, छपेली जी, तो वहाँ के नृत्यों के बारे में थोड़ा बताएं कि वो किस तरह से आपको मोहते हैं। और आप चूंकि संस्कृति के क्षेत्र में लगातार कार्यरत हैं और विभिन्न प्रदर्शनियों में, विभिन्न मेलों में आप लोग इस तरह के आयोजन करते हैं, टीम आपकी जाती है, तो क्या तैयारी होती है? कौन वो लोग हैं जिनको आप शामिल करते हैं? थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए, लोक नृत्यों की हम बात करें तो लोक नृत्य में किसी को खासकर शामिल करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि लोक नृत्य से हर आम आदमी जुड़ा होता है। तो जब मेले होते हैं, त्योहार होते हैं, तो हर आदमी निकल कर आता है और अपने खुशी को जागृत करने के लिए, उजागर करने के लिए वो नृत्य करता है, और इसीलिए वो लोक नृत्य भी कहे जाते हैं। हम अपनी अगर बात करें तो हम अलग अलग, हमारे अगर विभागीय तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ अलग अलग सांस्कृतिक दल होते हैं जो कि विभिन्न विधाओं को अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें लोक नृत्य अगर हम कहें तो लोक नृत्य में आपने खुद भी बताया, चौफला है, छपेली है, थड़िया है, चौमास है, इस तरह के, या फिर झोड़ा है। और होली अगर मैं कहूँ तो हमने कुमाऊं में ज्यादा समय बिताया है। वहाँ का एक ऐसा फेस्टिवल है होली जो लगभग 2.25 महीने चलता है। उसमें से अंत के 15 दिन वो नृत्य पर आधारित होते हैं, जिसमें खड़ी होली, बैठी होली, सब तरह के होते हैं। उसका एक अलग अपना तरीका होता है। या थड़िया की आप बात कर लें तो थड़िया का अपना चौफला जोश वाला नृत्य है आपका, तो वो जोश दिलाता है। झोड़ा में आप बहुत शांति प्रिय से आप लेते हुए चलते हैं। तो हर नृत्य की एक अलग विधा है, एक अलग तरीका है और उसका अपना एक अलग सौंदर्य है। जी, तो ये सौंदर्य की बात जब हम कर रहे हैं, हम नृत्य से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम चित्रकारी की ओर जाते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं। जी, तो ये किस तरह से हमें वो रसानुभूति देती है जिससे कि हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, चित्रकारी खास तौर से? जी, देखिए, कोई भी रचनाकार हो, मुझे लगता है कि रचनाकार एक सादा पेपर है, रजिस्टर है, आप कह सकते हैं, आप ड्राइंग बुक है, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि वो उस समय सिर्फ खड़ा है। या पेंटिंग, जैसे आपने कहा, पेंटिंग कह लीजिए या डांसर कह लीजिए, गीतकार कह लीजिए, जब वो अपनी कलाकार पे काम करना शुरू करता है, जब उसके हाथ चलने शुरू होते हैं तो लिखावट शुरू होती है। अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी खूबसूरती से, किन अनुभवों को लेकर, किन दृश्यों को अपने में आत्मसात कर उसकी लिखावट शुरू करता है और अपनी सौंदर्य की उत्पत्ति करता है। और किसी भी रचनाकार की, किसी भी कलाकार की रचना तब तक सार्थक नहीं होती जब तक कि उसकी अनुभूति, उसके सौंदर्य की अनुभूति उसके अपने निजी दायरे से बाहर निकलकर देखने वाले को भी वही अनुभूति का एहसास कराए, तभी वो पूर्ण रूप से उसकी रचना सार्थक होती है। जी, अब चूंकि ये महिलाएं इस कार्यक्रम को सुन रही हैं और उनमें अथाह असीम शक्तियां हैं, खास तौर से यदि हम सृजनात्मक शक्तियों की बात करें जी, तो वो उससे भरपूर हैं और महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे आ भी रही हैं। यदि हम रचना की बात करें, नृत्य संगीत की बात करें, पेंटिंग की बात करें या अन्य कलाओं की बात करें, क्योंकि अब तकनीक भी आ गई है, जी, आप कंप्यूटर से भी बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हैं, तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि वो अपने इस खूबी को, खासियत को, काबिलियत को आगे बढ़ाने का प्रयास करें? बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे लगता है महिला तो सबसे बड़ी रचनाकार है, क्योंकि कुदरत ने इंसान को रचा है, लेकिन महिला से एक रचना की उत्पत्ति होती है, वो तो हर व्यक्ति जानता ही है। और महिला एक ऐसी शख्सियत है जो हर जगह एक अलग अलग कार्य करती है। अगर वो घर के काम कर रही है तो उससे वो अपनी कुछ भी उत्पत्ति, एक नई क्रिएटिविटी अपनी कर सकती, सृजनात्मक उत्पत्ति कर सकती है। वो अगर किसी को जब पढ़ाने जाती है, वो हर क्षेत्र में आगे निकल रही है, तो महिला तो एक ऐसी सृजनात्मक हैसियत है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पत्ति, अपनी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता दे सकती है। यहाँ तक कि
लोक नृत्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की ही बात पहले आती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा बाजूबंद नृत्य हो गया या घुड़ला नृत्य हो गया या पनिहारी नृत्य हो गया, तो ये सब महिलाओं के कार्यकलापों से संबंधित है। और उत्तराखंड की भी हम बात करें तो मैंने देखा है कि दूर दराज से वो जंगलों में जाती हैं, लकड़ियां लेकर आती हैं। उस समय के गीत मैंने सुने हैं, और उस समय की वो जो सबसे बड़ी बात है कि जब वो गीतों को करते हुए उस किसी भी कार्यकलाप को करती हैं तो एक तो थकान नहीं लगती, सबसे ज्यादा बहुत आसानी से आप उस काम को कर सकते हैं, और नई नई रचनाओं की उत्पत्ति भी होती है। आप जंगल से लकड़ी काट के जा रहे हैं तो उसमें आपने गीतों की उत्पत्ति कर दी, या फिर आप घास कटाई कर रहे हैं, आप खेतों में जुताई कर रहे हैं, हर चीज की एक अलग वो है। तो मुझे तो लगता है कि महिलाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए, अपनी जितनी भी उनके क्रियाकलाप हैं उनसे कुछ ना कुछ वो रचना बनाएं, जिससे कि ये जो लोक कला हमारी है जो कहीं ना कहीं विलुप्त, जैसा आपने कहा कि अब तो फिल्मों में सभी कुछ आ रहा है और उसको रूप को बिल्कुल दूसरे रूप में पेश किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मूल रूप है लोक कला का वो कहीं ना कहीं छुप जाता है और एक उस पर फिल्मी प्रभाव हावी हो जाता है। तो उन्हें तो सबसे पहले आगे आना चाहिए महिलाओं को, जिससे कि वो हमारी लोक कला को फिर से जीवंत कर सकें और फिर से उसको एक सामने पेश कर सके कि ये हमारी परंपरा है, हकीकत में यही हमारी संस्कृति है। जी, तो जो अभिरुचियां हैं महिलाओं की उसको आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। और आपने भी देखा होगा संतोष जी कि अब महिलाएं आगे आ रही हैं, वो उत्सव को भी बहुत अच्छे से मना रही हैं, बहुत खुश होकर, और हम देखते हैं कि विभिन्न आयोजनों में वो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। खास तौर से अगर नृत्य संगीत की बात हो तो वो सबसे आगे रहती हैं। तो ये अपने को एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का सबसे बेहतर तरीका है नृत्यों की बात यदि हम करें। बिल्कुल, सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है, और अपने मन की बातों को उजागर करने का भी, और अपनी कला को प्रदर्शित करने का भी, और अपनी अभिरुचियों को दिखाने का भी सबसे सशक्त माध्यम है लोक नृत्य और लोक कला। जी, तो अंत में हमारी बहनों से क्या कहना चाहेंगी जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं? मैं कहना चाहूंगी कि आपके मन में जो भी कुछ है उसे कभी छिपाने की कोशिश ना करें, उसे सामने लाने की कोशिश करें। उसके लिए कुछ ना, आपको जो शौक है, आपको गाने का शौक है, अपने शौक को आप गीतों के माध्यम से लेकर आइए। आपको अगर किसी रचना को बनाने का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, आप पेंटिंग कीजिए। आपको नृत्य का शौक है, नृत्य कीजिए। अभी 30 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम था और उसमें हम जब घर जा रहे थे तो एक छोटी सी बूंद, बारिश की बूंद हमारे गाल पर आकर गिरी, तो हमने एक छोटी सी रचना उस समय की थी। जी, स्वागत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे भी मेरी बहनों को अच्छा अनुभव होगा। सुनो ये पहली बारिश की पहली बूंद कानों में कुछ कहती है। सुनो ये पहली बारिश की पहली बूंद कानों में कुछ कहती है। गिरती बूंदों की कलकल से मीठी गजल सुनाती है। धरती पर गिरती हर एक बूंद मिल सागर जब बन जाती है। दिल की गहराइयों से निकली एक दुआ बन जाती है। आज ये जो बूंद गिरी तो दिल के तार झंझना उठे। अंतर मन की शीतलता में ख्वाबों के सैलाब उठे। वाह, इतनी बूंदें हैं संग मेरे, ये बूंद की ओर से हमने कल्पना की है। इतनी बूंदें हैं संग मेरे, तुम भी जो आ जाओगे। राधिका वन में गोपियों संग कन्हैया कहलाओगे। मैं तुम में, ये बूंद कह रही है, ये मैं तुम में और तुम मुझ में समाए, ऐसा ही कुछ संगम है। धरती पर जो बूंद गिरी ये आत्मसात होता मिलन है। टिप टिप कल कल छप छप करती बूंदों की ये सुगंधित धुन प्यार जगाती सुंदरता से मदमस्त कर जाती है। सुनो ये पहली बारिश की पहली बूंद कानों में कुछ कहती है। गिरती बूंदों की कलकल से मीठी गजल सुनाती है। तो आप सभी बहनें भी अपनी मन की अभिव्यक्ति को सामने लेकर आइए। हर व्यक्ति में एक कलाकार छिपा है, हर व्यक्ति में एक रचनाकार छिपा है, और आप तो सबसे बड़ी रचनाकार हैं और सबसे सशक्त रचनाकार हैं। आपको अपनी बातों को जरूर सामने लेकर आना चाहिए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी सोच के। तो संतोष जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया कि जो हमारी संस्कृति में विविधता है वही हमारी विविधता कलाओं में भी झलकती है, और स्त्री ईश्वर की एक अनुपम कृति है। वो सृजनात्मकता के लिए जानी जाती है, तो वो अपने अंदर छिपी जितनी भी सृजनात्मक शक्तियां हैं उनको उजागर करें, अपने को अभिव्यक्त करें और जीवन का आनंद दें। आप इस कार्यक्रम में आई और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।